हमारा मिशन यही है कि राज्यपाल से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनकी शक्तियां हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन्हें तर्क और कहानियों के जरिए इस तरह समझा जाए कि उन्हें बिना रटे हमेशा के लिए याद रखा जा सके। ज्ञान तभी काम आता है जब आप उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझ लेते हैं। ये बहुत ही सटीक अप्रोच है। मेरी भी यही सोच है कि रटने की बजाय अगर सिस्टम के पीछे के लॉजिक को पकड़ लिया जाए तो किसी भी उलझे हुए सवाल का जवाब निकालना आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो शुरुआत अगर इस पद की बेसिक नेचर से की जाए तो अरेंजमेंट में एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन नजर आती है। एक तरफ संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जिसके नाम पर राज्य की पूरी कार्यपालिका काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ उसे केंद्र सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी देखा जाता है। ये जो दोहरी भूमिका है, ये असल में काम कैसे करती है? देखिए, यही इस पद की सबसे बड़ी खासियत है और सच कहूं तो विवाद का कारण भी यही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो संविधान राज्यपाल को एक ही समय में दो अलग-अलग टोपियां पहनाता है। दो टोपियां? हाँ, पहली टोपी है राज्य के संवैधानिक प्रमुख की। राज्य की जितनी भी एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो सभी थ्योरेटिकली राज्यपाल के नाम पर ही यूज की जाती हैं। मतलब कोई भी सरकारी आदेश उनके सिग्नेचर के बिना जारी नहीं होता। और ये फैक्ट पिछले सालों के पेपर्स में बार बार पूछा गया है कि राज्य का रियल एग्जीक्यूटिव कौन है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो दूसरी टोपी है, वो है राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव की, जिसे अक्सर लोग केंद्र का एजेंट भी कह देते हैं। यानी वो एक ही समय में राज्य का मुखिया भी है और केंद्र सरकार के साथ एक क्रूशियल कम्युनिकेशन लिंक का काम भी कर रहा है। इसका मतलब ये पद जितना सीधा दिखाई देता है, एक्चुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ही कॉम्प्लेक्स हैं। इस दोहरी भूमिका को इस्टेब्लिश करने के लिए संविधान में जो डेटा और प्रोविजंस दिए गए हैं, वो भी बहुत कुछ क्लियर करते हैं। हाँ, डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे अगर हम शुरुआत से देखें तो आर्टिकल 153 सीधे तौर पर हर राज्य के लिए एक राज्यपाल के पद की स्थापना करता है। इसके तुरंत बाद आता है आर्टिकल 155 जो इनकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस तय करता है। और एग्जाम्स में ये एक बहुत ही फेवरेट सवाल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा होती है, मतलब इसका कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। सही कहा। उसके बाद आर्टिकल 157 अहर्ताएं या क्वालिफिकेशंस तय करता है, जिसमें मिनिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। यहाँ पे ना आर्टिकल 155 के पीछे के लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर ये डाउट आता है कि जब चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है तो राज्यपाल का क्यों नहीं? ये सवाल तो उठता ही है। हाँ, तो अगर हम संविधान निर्माताओं की सोच को देखें तो ये क्लियर होता है कि अगर राज्यपाल का भी डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे तो एक ही राज्य में दो इलेक्टेड पावर सेंटर्स बन जाएंगे। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री और एक चुना हुआ राज्यपाल। उनके बीच पावर्स को लेकर हमेशा क्लैश रहेगा। इसीलिए नियुक्ति का प्रोविजन रखा गया जो पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल को दर्शाता है। लेकिन दिलचस्प पैराडॉक्स तब सामने आता है जब हम आर्टिकल 159 पर आते हैं, जो कि शपथ से जुड़ा है। बिल्कुल, ओथ से जुड़ा है। हाँ, और ये पैराडॉक्स अक्सर एग्जाम में अच्छों को फंसा देता है। मेरी समझ से ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भले ही राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, जो कि केंद्र की शक्ति का सिंबल है, लेकिन जब बात पद की शपथ लेने की आती है तो वो शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दिलाई जाती है। नियुक्ति केंद्र कर रहा है पर शपथ राज्य की न्यायपालिका दिला रही है। एग्जैक्टली। और ये केवल एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर्स और राज्य की जुडिशरी की गरिमा को बनाए रखने का एक तरीका है। जब एग्जाम में ये सवाल आता है ना, तो अक्सर दिमाग ये लॉजिक लगाता है कि जो अपॉइंट कर रहा है वही शपथ भी दिलाएगा, और बस यहीं पर गलती हो जाती है। और यहीं से हमारी ये चर्चा उस डायरेक्शन में मुड़ती है जहां से सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम्स के कॉमन ट्रैप्स या भ्रम। हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। क्वेश्चन पेपर्स अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे कंफ्यूजन्स क्रिएट करके फंसाते हैं। अगर इन मिथ्स और फैक्ट्स को आमने सामने रखकर देखा जाए तो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहला और बहुत ही कॉमन मिथ ये होता है कि क्योंकि राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए वो विधानसभा का सदस्य होता है या उसे किसी न किसी सदन का चुनाव जीतना होता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं। रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है।
जैसे कि हमने आर्टिकल 155 के कॉन्टेक्स्ट में देखा, इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुनाव नहीं होता। और जहां तक विधानसभा का सदस्य होने का बात है, आर्टिकल 158 इस पर कंप्लीटली रोक लगाता है। कंडीशंस ऑफ ऑफिस। हाँ, ये आर्टिकल पद की शर्तों को क्लियर करता है कि राज्यपाल ना तो पार्लियामेंट के किसी सदन का सदस्य हो सकता है और ना ही राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का। इसके अलावा वो किसी भी दूसरे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ के पद पर नहीं बैठ सकता। ये पोस्ट पूरी तरह से एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट संवैधानिक पोस्ट है। यानी वो विधायिका का अंग जरूर है लेकिन उसका मेंबर बिल्कुल नहीं है। ये डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। अब अगर दूसरे बड़े मिथ की तरफ बढ़ें तो वो टेन्योर यानी कार्यकाल से जुड़ा है। अक्सर टेक्स्ट बुक्स में या नोट्स में ये लाइन लिखी मिलती है कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित रूप से 5 साल का होता है। सुनने में ये बिल्कुल सही लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल पेंच है। और ये पेंच ही वो रीजन है जिससे ये सवाल एग्जाम में बार बार आता है। देखिए, आर्टिकल 156 के अनुसार ये सच है कि नॉर्मली पद ग्रहण करने की डेट से कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इस 5 वर्ष के रूल के ऊपर एक बहुत बड़ी शर्त बैठी हुई है, और वो शर्त है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करना। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनली इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब चाहें बिना कोई रीजन बताए उन्हें पद से हटा सकते हैं या किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन पेपर में फिक्स्ड टेन्योर या निश्चित कार्यकाल वर्ड का यूज होता है तो वो स्टेटमेंट 100% गलत माना जाएगा। ये बारीकी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टेन्योर और फिक्स्ड टेन्योर के बीच का ये माइनर डिफरेंस ही सही और गलत आंसर डिसाइड करता है। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा उलझाने वाले ट्रैप पर, जो सीधे तौर पर जुडिशरी से जुड़ा है। मिथ ये है कि क्योंकि राज्यपाल राज्य का हेड है, इसलिए वो राज्य के कानूनों के तहत किसी भी अपराधी को, यहाँ तक कि डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड पाए व्यक्ति को भी पूरी तरह से माफ कर सकता है। ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर्स से जुड़ा सबसे बड़ा ट्रैप है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास अपनी जुडिशियल पावर्स हैं। अगर किसी इंसान को राज्य के कानून के तहत सजा मिली है तो राज्यपाल उस सजा को कम कर सकता है, उसकी नेचर बदल सकता है या उसे पोस्टपोन कर सकता है। हाँ, पार्डन कर सकते हैं, पर जब बात मृत्युदंड की आती है तो एक क्लियर बाउंड्री खींच दी गई है। डेथ पेनल्टी को पूरी तरह से माफ करने की ये एक्सेप्शनल पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास रिजर्व्ड है, और ये संविधान के आर्टिकल 72 के तहत आती है। भले ही सजा स्टेट लॉ के तहत दी गई हो, फांसी की सजा को माफ करने के लिए मर्सी पिटीशन अल्टीमेटली राष्ट्रपति के पास ही जाएगी, राज्यपाल के पास नहीं। तो ये डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए। आर्टिकल 161 पार्डन की पावर देता है, लेकिन डेथ पेनल्टी के मामले में ये पावर 0 हो जाती है। इन मिथ्स को क्लियर करने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिस पर राज्यपाल की पूरी अथॉरिटी टिकी होती है। अगर इन पावर्स को कैटेगराइज करके देखा जाए तो हम इन्हें 4 मजबूत पिलर्स के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला पिलर है एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यपालिका शक्तियां। आर्टिकल 154 साफ करता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पावर सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के थ्रू किया जाता है। आर्टिकल 164 के तहत स्टेट के चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति सीधे राज्यपाल करते हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। और बात यहीं पर नहीं रुकती, और भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं। हाँ, राज्य के एडवोकेट जनरल, जो राज्य सरकार के सबसे बड़े लीगल ऑफिसर होते हैं, उनकी नियुक्ति, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति का राइट भी राज्यपाल की इन्हीं एग्जीक्यूटिव पावर्स में आता है। मतलब राज्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा इन्हीं अपॉइंटमेंट्स पर खड़ा होता है। अपॉइंटमेंट्स का ये राइट वाकई उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की धुरी बना देता है। लेकिन जब हम दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं यानी लेजिस्लेटिव पावर्स, तो इनकी भूमिका और भी एक्टिव नजर आती है। आर्टिकल 174 के तहत विधानसभा का सेशन बुलाना, उसे ऑफिशियली प्रोरोग या स्थगित करना और सिचुएशन आने पर पूरी विधानसभा को डिसॉल्व या भंग करने का राइट भी उन्हीं के पास है। इसके साथ ही जिन स्टेट्स में विधान परिषद है, वहां आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस जैसे फील्ड से 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का राइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है। बिल्कुल, और लेजिस्लेटिव पावर्स की जब भी चर्चा होती है ना, तो उसका सबसे सेंसिटिव और पावरफुल पार्ट वो होता है जब कोई बिल राज्य के विधायिका से पास होकर राज्यपाल की टेबल पर आता है।
हाँ, आर्टिकल 200। एग्जैक्टली ये हमारा तीसरा पिलर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मोस्ट फेवरेट टॉपिक भी। आर्टिकल 200 ये सेट करता है कि जब कोई बिल राज्यपाल के पास अप्रूवल के लिए आता है तो उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। इस आर्टिकल 200 पर तो अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच बहुत पॉलिटिकल डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिलती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली एक राज्यपाल के पास किसी बिल को लेकर प्रैक्टिकली क्या क्लियर ऑप्शंस होते हैं? ब्रॉडली देखा जाए तो 4 रास्ते होते हैं उनके पास। पहला और सबसे सिंपल रास्ता यह है कि वो बिल को अपनी असेंट या स्वीकृति दे दें, जिसके बाद वो बिल कानून बन जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर उन्हें लगता है कि बिल में कुछ फ्लॉज हैं तो वो उसे स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए वापस लौटा सकते हैं। हालांकि इसमें कैच है कि अगर लेजिस्लेचर उसे दोबारा पास करके भेज दे, चाहे चेंजेस किए हों या नहीं, तो फिर उन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ती है। यानी वहां उनकी पावर थोड़ी लिमिटेड हो जाती है दूसरी बार में। हाँ। तीसरा ऑप्शन बहुत ही पावर पैक्ट है। वो उस बिल को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और अगर बिल में कोई ऐसा पॉइंट है जो हाईकोर्ट की पावर्स को कम करता है तो उसे राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना कंपलसरी हो जाता है। और अब आते हैं चौथे ऑप्शन पर, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डायरेक्ट नाम तो नहीं है पर प्रैक्टिकली यूज होता है, और वो है पॉकेट वीटो का यूज करना। पॉकेट वीटो मतलब संविधान ने राज्यपाल को बिल पर डिसीजन लेने के लिए कोई स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट नहीं दी है, राइट? बिल्कुल सही कहा। इसलिए वो चाहें तो बिल पर कोई भी डिसीजन ना लें और उसे इनडेफिनिट पीरियड के लिए अपने पास पेंडिंग छोड़ दें। ये सच में एक बहुत बड़ी पावर है जो डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेचर के बनाए कानून को रोक सकती है। अब अगर हम चौथे पिलर पर नजर डालें तो वो फाइनेंशियल और जुडिशरी पावर्स का है। जुडिशरी पावर्स पर तो हमने आर्टिकल 161 के तहत पार्डन वाली बात डिस्कस कर ली। फाइनेंशियल पावर्स में राज्य का एनुअल बजट उनकी परमिशन के बाद ही विधानसभा में प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा कोई भी मनी बिल उनकी प्रायर रिकमेंडेशन के बिना विधानसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और इस पूरे पावर्स के फ्रेमवर्क में एक और बहुत स्पेशल राइट शामिल है जो तब काम आता है जब लेजिस्लेचर फंक्शन नहीं कर रही होती। यह है ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की पावर। आर्टिकल 213। हाँ, आर्टिकल 213। अब मान लीजिए कि विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा है, लेकिन राज्य में अचानक किसी नए कानून की तुरंत जरूरत पड़ गई है। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा विधानसभा के बनाए कानून का होता है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस हमेशा के लिए तो लागू नहीं रह सकता ना। संविधान में इसकी लिमिट है कि जैसे ही विधानसभा का नया सेशन शुरू होता है, उसके 6 हफ्ते के भीतर यानी 6 वीक्स के अंदर इस ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेचर से पास करवाना कंपलसरी होता है, वरना ये नेचुरली एक्सपायर हो जाता है। एकदम सटीक। 6 वीक्स की ये टाइम लिमिट बहुत एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। और जहां तक इस आर्टिकल 213 को याद रखने की बात है, इसका एक बहुत ही लॉजिकल और आसान तरीका है। वही ट्रिक जिससे सेंटर और स्टेट दोनों याद हो जाते हैं? बिल्कुल वही। देखिए, अगर हम सेंटर के लेवल पर देखें तो राष्ट्रपति के पास भी ऐसे ही ऑर्डिनेंस पावर होती है जो आर्टिकल 123 में दी गई है। 1, 2, 3। अब अगर इन नंबर्स के सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाए, यानी 1, 2, 3 की जगह 2, 1, 3 कर दिया जाए, तो आपको सीधे राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर यानी आर्टिकल 213 मिल जाएगा। ये जो कंपैरेटिव अप्रोच है ना, ये एग्जाम वाले दिन माइंड पर प्रेशर बहुत कम करती है। वाकई ये कंपैरेटिव स्टडी बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। एक ही सिंपल लॉजिक से केंद्र और राज्य दोनों के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक साथ प्रिपेयर हो जाते हैं। अब इस टॉपिक की इतनी डेप्थ को समझने के बाद ये सवाल उठना नेचुरल है कि पेपर सेट करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा ट्रिकी या फंसाने वाला एरिया कौन सा हो सकता है। अगर हमें सबसे प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन की प्रेडिक्शन करनी हो तो वो किस कॉन्सेप्ट से आ सकता है? देखिए, अगर इस पूरे चैप्टर का एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा ट्रिकी एरिया होता है डिस्क्रेशनरी पास का, जिसे हम विवेकाधीन शक्तियां कहते हैं। प्रीलिम्स में लगातार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको 4 अलग-अलग सिचुएशंस दे दी जाएंगी और ये आइडेंटिफाई करने को कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा डिसीजन राज्यपाल अपने विवेक से ले सकता है, जहां उसे चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रेशनरी पावर्स, ये वो ग्रे एरिया है जहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की रोल सबसे ज्यादा डायनामिक हो जाती है। अगर हम इसको कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स या सिचुएशन से समझें तो ये पेपर में किस तरह के क्वेश्चन का रूप ले सकता है? इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल तब मिलता है जब राज्य में विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। हंग असेंबली की सिचुएशन। एग्जैक्टली। त्रिशंकु विधानसभा।
ऐसे में किस पार्टी के लीडर को सरकार बनाने और चीफ मिनिस्टर बनने का पहला चांस दिया जाए, ये प्योरली राज्यपाल के पर्सनल डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आर्टिकल 356 के तहत राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना, जिसके बेसिस पर राज्य में प्रेसिडेंस रूल या राष्ट्रपति शासन लगता है, ये भी एक मेजर डिस्क्रिशनरी पावर है। और अगर मौजूदा सरकार अपना मेजॉरिटी लूज कर देती है तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में विधानसभा को भंग करने का डिसीजन भी उनके विवेक के अधीन ही आता है। इन केसेस में वो किसी की एडवाइस मानने के लिए बाउंड नहीं है। यानी इन स्पेसिफिक सिचुएशंस में राज्यपाल की भूमिका एक साइलेंट स्पेक्टेटर की नहीं रहती, बल्कि वो एक एक्टिव डिसीजन मेकर बन जाते हैं। और शायद यहीं पर वो केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव वाली दूसरी टोपी अपना सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखाती है। अब अगर इस पूरी डिस्कशन को कंसोलिडेट किया जाए और उस कंपैरेटिव चार्ट को ध्यान में रखा जाए तो तैयारी बहुत सॉलिड हो सकती है। जैसे सेंटर में आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति का पद है, तो स्टेट में आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल। पार्डन या क्षमादान के लिए सेंटर में 72 है, तो स्टेट में 161। और ऑर्डिनेंस के लिए हमने देखा सेंटर में 123, तो स्टेट में 213। यही कंपैरेटिव पैटर्न दिमाग में सेट करना है। ऐसे बढ़ने से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में गलत ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। फैक्ट्स को अलग अलग रटने के बजाय अगर उन्हें इस तरह आमने सामने कंपेयर करके पढ़ा जाए तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एक मिरर की तरह साफ हो जाता है। तो इस क्लैरिटी को और पुख्ता करने के लिए अब टाइम है हमारे रैपिड रिवीजन समरी का। हम फटाफट उन सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर एक बार फिर से फोकस करेंगे जिनकी आज हमने डिटेल में चर्चा की है, ताकि हर एक फैक्ट दिमाग में छप जाए। मैं आर्टिकल का नाम लूंगी और आप उसकी कोर थीम बताइएगा। डन। ये मेमोरी रिफ्रेश करने का बेस्ट तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 153, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल के पद की स्थापना। आर्टिकल 155, अपॉइंटमेंट, सीधे राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, इसमें चुनाव की कोई जगह नहीं है। आर्टिकल 156, टेन्योर या कार्यकाल, 5 साल का जनरल टर्म, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शर्त राष्ट्रपति के प्रसादा पर्यंत या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 161, पार्डन पावर या क्षमादान शक्ति, सजा कम हो सकती है पर डेथ पेनल्टी को कंप्लीटली माफ करने का राइट इसमें नहीं है। आर्टिकल 200, बिल्स पर असेंट देना, पास किए गए बिल्स को स्वीकृति देना, वापस लौटाना या राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना। पॉकेट वीटो भी इसी से जुड़ा है। और फाइनली आर्टिकल 213, ऑर्डिनेंस या अध्यादेश, जब सेशन ना चल रहा हो तब इमरजेंसी में कानून बनाना, जिसे 6 हफ्ते के अंदर पास होना जरूरी है। परफेक्ट।